कीजिए अंजलि एंड किड्स। चश्मे भारत जग रग में है जीत की आदत है सामने दुश्मन की सलामी दे तू सूरज हम तेरे उजाले तुझसे जुदा नहीं होने वाले आखिर तक हम सफर करेंगे जय हिंद जग में है हर बाजी फिर बस में है दिखाने दे हिंदुस्तान को रे ज्यादा भी है कम भी है खुशियाँ भी है गम भी है तेज थोड़ा बदम भी है धीरे है थोड़े बदम भी है तुम तेरा कदम भी है ऐसी गरम भी है सुरताल से जुदा देखो इंडिया नमस्ते 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 इंडिया नमस्ते 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 इंडिया थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू से मस्त पवन की थोड़ी सी धोखनी वाली दक 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 सांसें जिनमें हो जुनू जुनू हो कुंते नाल लहू के ये सब तो मिला मिला ले फिर रंग तो खिला खिला ले ये सब तो मिला ले फिर रंग तो खिला ले और वो दिया वो बसंती किरण एंड टीम को तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए किरण एंड टीम का। रूबरू जाऊं मेरो चमकनी खावा मेरे मिठी मिठी बातियों सब यूं उलझे जाऊं रूबरू जाऊं मेरो चमकनी खावा मेरी मिठी मिठी बातियों सब यूं उलझे जाऊं मुझे सीधी कहनी है मेरे तोड़ी मुझे सीधी कहनी है मेरे तोड़ी मेरी चम चम मेरी चम चम कहनी रंगील पिछोड़ी मेरी चम चम कहनी रंगील पिछोड़ी रुमाल तेरो हाईलाइट माला मकनी लागे चचुरी तुम कर माला में रुमाल तेरो हाईलाइट माला मकनी लागे चचुरी तू कर माला हलकाने के तेरो माला तू जा कर माला तेरे में जाके देखी मेरा तो तुम्हें भी माला हलकाने के तेरो माला तू जा कर माला तेरे में जाके देखी मेरा तो तुम्हें भी माला
करेंगे फांसी लगेंगे अब तेरा यार था लीजिए खुशी के माहौल में सन्नाटा ठीक नहीं, खुशी के माहौल में सन्नाटा ठीक नहीं, अपनी तालियों से कुछ शोर कीजिए। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि जी से आग्रह करती हूँ कि वो हमें अपने वचनों से शुभाशीष दें। ये इसको तो शुरू करो, ये तो रहे। तो मैं अब ये जो दूसरा सेशन हमारा चल रहा है, मेरा बहुत सारा काम तो आप लोगों ने सॉल्व कर दिया, जो मुझे आज शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से बताना था आपको। कार्यक्रम के शुरू में मैं गायत्री परिवार के संस्थापक, शांति कुंज के संस्थापक स्वर्गीय श्री राम शर्मा जी को और माता भगवती देवी जी को, जो कि सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर में यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और देख रहे इस सारे कार्यक्रम को, कि जो एक उन्होंने 1916 या 17 के आसपास जो हरिद्वार में शांति कुंज का बीज बोया था, तो 1911 में वो किस तरह से विकसित हो रहा है और किस तरह से संस्कारों में जो उस समय देखने को मिलता था, आज वो परिवर्तित होकर इस रूप में हमारे सामने है। इसका श्रेय जाता है जब उत्तर प्रदेश में हमारे महानिदेशक हुआ करती थी डॉक्टर शर्मा, क्या नाम पूरा हुआ, डॉक्टर गायत्री शर्मा जी, तो उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया और वो शांति कुंज में अपनी सेवा देने के लिए आ गई। मुझे लगता है कि संयुक्त उत्तर प्रदेश की बात है या सन 2002 संयुक्त उत्तर प्रदेश में ना। मुझे एक दो बार सौभाग्य मिला उनसे मिलने का, और आज शांति कुंज की जो बागडोर है वो ऐसे हाथों में है। डॉक्टर प्रणव पांड्या जो उसके पूरे अखिल विश्व के जो है अध्यक्ष हैं, और उनके पुत्र चिन्मय पांड्या जो एमडी मेडिसिन है, वो भी सर्विस छोड़ के अब उनके शांति कुंज को आगे बढ़ाने में लगे। इन सब के प्रयास से एक रिसर्च हुई और उसमें इसको नया स्वरूप देने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले तो जो लोग हम यहाँ पर सूर्य को अपने बीच में पाएंगे और गायत्री मंत्र के माध्यम से हम उनका आह्वान करेंगे। जो लोग अपने जूते उतार सकते हैं उतार लीजिए और हम यहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद अपना आगे कार्यक्रम शुरू करेंगे। और मेरे साथ सब लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। आंखें खोलिए और अब आप
तो ये गर्भ संस्कार जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई इस तरह से हुई, मैंने थोड़ा भूमिका देने का उसका प्रयास किया। और हम लोग सब चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं और कि एक जो उम्र है हमारे युवा होने की, कि हर व्यक्ति 18 साल की उम्र तो जो है वो एडल्ट होने की वैज्ञानिक तरह से प्रूफ है, और 18 साल कम से कम महिला की उम्र हो और 21 साल कम से कम पुरुष की उम्र हो, वो परिपक्व माने जाते हैं कि वो अपने संतान की उत्पत्ति करने की। आज के समय में जैसे जैसे मैं तो देखता हूँ कि लोग 35 साल में शादी कर रहे हैं, 40 साल में शादी कर रहे हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं हमें संतान भी चाहिए, कुछों को नहीं चाहिए। तो इस तरह से संस्कार बदल रहे हैं। तो अब एक गीत भी बच्चों ने यहाँ पे प्रस्तुत किया था कि किस तरह से वो दंपति जो है वो अपने संतान के प्रति उत्सुक है। बहुत सुंदर उन्होंने प्रस्तुति यहाँ पर दी थी। और रावत जी और नेगी जी के परिवार के माध्यम से जो हमारा आज का परिवेश बदल रहा है, जो हमारे संस्कार बदल रहे हैं, कुछ लोग उसी को अच्छा संस्कार मान रहे हैं, है ना, वो जो बदल रहे हैं उसे हम किस तरह से अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों को, उसे थोड़ा सा समावेश करते हुए तो ये हम किस तरह से संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ सकते हैं। तो शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से जब तक ये हमारी ये शुरुआत नहीं हुई थी, इससे पहले 16 तरह के संस्कारों का शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाता था और उससे बहुत सारे लोग जुड़े रहते थे। अब ये सनातन को हमने नए रूप में इस तरह से गढ़ा है। तो मैं इस अवसर पर आप सभी को यहाँ पर बधाई भी देता हूँ गणतंत्र दिवस की, और इस कार्यक्रम में जो लोग पधारे हैं उनको बताना चाहूंगा अगला ये क्या चीज है। इसको मैं थोड़ा सा बता चुका हूं आपको। हमारा उद्देश्य है गर्भ के शिशु के स्थूल सूक्ष्म कारणों से, जैसे मैंने आपको कहा ना सूक्ष्म रूप में यहाँ पर श्री राम शर्मा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये इसका कैसे शरीरों का परिशोधन हो, और अल्टीमेट हमारा लक्ष्य है कि शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित और विवेकवान बच्चा पैदा हो। शरीर से स्वस्थ हो, मन से संतुलित हो। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है, आप लोगों को ने पढ़ी होगी। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ द डिजीज। बाद में इसको फिर स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ भी जोड़ दिया गया, और आज की तारीख पर मानते हैं कि हेल्थ एक डायनेमिक विषय है, कि चेंज होता रहता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक। इस दृष्टिकोण से हम कर देते हैं डायनेमिक प्रोसेस, चेंज होता रहता है। सुबह कुछ होगा, शाम को कुछ होगा, कभी इस महीने कुछ होगा, अगले साल कुछ होगा। तो डायनेमिक प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस नहीं। आगे ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो उसमें से तो एक जीजाबाई का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, और अभिमन्यु का अभी यहाँ वाक्य सुनाया भी था कुछ बच्चों ने। सीता ने लव कुश को जन्म दिया, और शकुंतला की कहानी आपने पढ़ी है। और हमारे सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज के दिन में मैं तो नरेंद्र मोदी जी को कहूँगा कि देखिए, जिस माँ ने उनको जन्म दिया, बहुत ही सिंपल घर से आती थी, और किस तरह से आज पूरा विश्व गुरु बनने को हमारा देश है। मैं उनको नमन करता हूँ। उनकी माता जी पिछले साल गुजर गई। अब ये तो ऐसी ऐसी महान विभूतियां यहाँ पर है।
विवेकानंद जी का नाम मैं लेना चाहूंगा। विवेकानंद जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उत्तराखंड में 3 बार आए विवेकानंद जी। एक बार अल्मोड़ा गए, एक बार चंपावत गए। चंपावत में उन्होंने चाय का बगीचा भी लगाया। तो अपनी उनने कहानियों में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे उन्होंने जो है अपनी माँ को देखने नहीं जा पाए, फिर वो जब बीमार पड़ गए तो, और माँ को बहुत प्यार करते थे। तो ये जो बच्चे का जन्म लेने की जो प्रक्रिया है, और इसको थोड़ा सा आगे जो तो बच्चा जब शरीर के अंदर, इससे पहले इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि हमारी मेमोरी कैसे डेवलप होती है, कि बच्चा तो शरीर में आ गया लेकिन उसका ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है करके, और उसमें किस तरह से मेमोरी, ये विशेष तरह उस लोगों के लिए है जो हमारी सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग को इसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसे विकसित होता है। तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कोई रॉबर्ट सेडलिक है, इनका सिद्धांत है कि फॉर्मेटिव कॉजेशन है, और यह गर्भ धारण करते समय माँ के विचार, भावना, आहार, दिनचर्या, पारिवारिक सामाजिक वातावरण और पैरा भौतिक फॉर्म में जेनेटिक बल पर क्रियाशील होता है। तो इस तरह से मेमोरी हमारी कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, और रेप्टाइल ब्रेन। तो इसको समझाने का प्रयास किया गया है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना हम सबको समझना चाहिए कि जो हमारे या शिशु के आर पार जो चीजें होती हैं, आसपास जो चीजें होती हैं, उनका शिशु के मानसिक विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। शिशु के नहीं, पैदा होने के बाद बच्चे के भी मानसिक विकास पर इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसमें जो मैंने एपिजेनेटिक मैकेनिज्म बताया था, इस एपिजेनेटिक्स में यह है कि एक तो जेनेटिक्स आप लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें एक्सचेंज ऑफ द जीन्स होता है, और उन जीन्स के आधार पर हमारे शरीर की संरचना कैसी होगी ये निर्धारित होता है। एपिजेनेटिक्स के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि इसके अलावा भी जो बाहर का वातावरण है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और वो जीन्स के ट्रांसफर होने में भी एक दूसरे को उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, और उसके अनुसार हमारा शरीर डेवलप होता है। इसमें इन्होंने समझाने का, जैसे हम अपने सनातन धर्म को जब देखते हैं कि हिरण्यकश्यप का नीचे जिक्र किया गया। हिरण्यकश्यप को आप सब लोग जानते होंगे, एक राजा थे और दैत्य टाइप के थे। उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया जो कि उन्हीं का पुत्र था। तो हिरण्यकश्यप दैत्य ये कैसे हो गए। और इसी तरह से इन्होंने रावण का जिक्र किया है कि पुलस्त ऋषि के पौत्र होने के बावजूद, जो ऋषियों की संतान होने के बावजूद भी रावण के एक राक्षस के रूप में कैसे विकसित हो गया। तो ये सब एपिजेनिक का ही प्रभाव था कि उसको वातावरण जो है गर्भ में भी और गर्भ के बाद भी ऐसा वातावरण मिला होगा कि ये लोग जो है इस तरह से चेंज हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने समाज में भी देखते हैं कि माँ बाप तो बड़े संस्कारी होते हैं लेकिन बच्चे उनके उस तरह के संस्कारी नहीं हो पाते, या जिस तरह से माँ बाप डेवलप्ड होते हैं उस तरह से बच्चे डेवलप नहीं हो पाते। तो इसको इसके माध्यम से, एपिजेनेटिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। अब ये एपिजेनेटिक्स में या बच्चे के डेवलपमेंट में जो हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं उनका भी किस तरह से प्रभाव पड़ता है। अगर माँ खुश होगी तो खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसमें सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स हैं, और बहुत तरह के और हार्मोन्स भी हैं अभी जिनका पता भी नहीं लगा है। तो ये उसको डेवलप कराने में मदद करते हैं।
और जो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो दुखी के हार्मोन्स हैं, जो तनाव रहता है लोगों में। आपने देखा होगा कि वो एक जो रावत परिवार था, वो हमेशा तनाव में रहते थे, उसके लिए ड्रिंक करते थे, और उनके जो बच्चे पैदा हुए वो तनावग्रस्त थे, तो उन्होंने भी अपना उसी तरह की अपनी लाइफस्टाइल बनाई। और दूसरी तरफ जो आपने देखा कि उनके घर में बहुत अच्छा माहौल था, जो नेगी परिवार था, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर तरीके से उसको वहाँ प्रस्तुत किया, तो इसलिए मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। इसी के साथ जो है ये भी बताया कि माँ को किस तरह से संतुलित आहार लेना चाहिए, और ये तो हम भी अपने गर्भवती महिलाओं को जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये तो आपका आप तो एएनएम ट्रेनिंग ले रहे हो, और आपको जब फील्ड में आप जाओगे तो सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आपको गर्भवती महिला का जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराना है। और उसमें हम ये समझाते हैं, ये काम कर रहा है आपका, नहीं ऐसे ही बोलूंगा। तो अगर माँ को सही तरीके का पोषण नहीं मिलेगा, उसको सही टाइम पर जो है उसको प्रोटीन्स की कमी हो जाए जब उस बच्चे को डेवलप हो रहा है, या उसको और चीज़ों की कमी हो जाए, पौष्टिक आहार की कमी हो जाए, विटामिन्स की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो, आयरन की कमी हो, और न जाने कितने मिनरल्स हैं उनकी कमी हो जाए, तो बच्चा जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अगर बच्चा कुपोषित होगा, इसमें कुपोषित बच्चा दिखा रखा, देखिए ये मिरास्मस है, जो प्रोटीन डिफिशियंसी होती है, या जो अलग अलग तरह की मल्टीपल डिफिशियंसी होते हैं, उसका शिकार बच्चा होने से इसको रिकेट्स भी दिख रहे हैं, और मसल वेस्टिंग है, और ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं है, हेयरी बाल उसके देखिए बिल्कुल बाहर निकलने को हो रहे हैं ना, ब्रिटल हेयर्स हो रखे हैं, तो ये कुपोषित बच्चे हैं। तो आने वाले समय में अगर इस बच्चे को हम डेवलप कराएंगे, इसका ब्रेन भी डेवलप नहीं हो पाएगा, स्कूल भी सही तरीके से नहीं जा पाएगा, चिड़चिड़ा भी होगा, और ड्वार्फ रह जाएगा, बढ़ेगा भी नहीं। तो इसलिए सही भोजन का होना जरूरी है। अब इसमें ये बताया गया कि मेंटल हेल्थ के लिए कि कब जो है बच्चे का डेवलपमेंट, आपके कोर्स में आपको पढ़ाया होगा कि जब बच्चा पेट में आता है और उसके बाद जो भ्रूण पैदा होता है, सबसे पहले उस भ्रूण में डेवलपमेंट शुरू होता है, जायगोट होता है, उसके बाद फिर वो ब्लास्टोमियर, क्या क्या अलग अलग स्टेजेज होती हैं। और ये जो स्टेजेज में आया तो सेकेंड हफ्ते में मस्तिष्क बनने लगता है, एपिडर्मिस को से बनता है ब्रेन, और उससे जो है न्यूरल प्लेट बनने लगती है। और ये डेवलपमेंट जिस समय हो रहा है सेकेंड हफ्ते या थर्ड हफ्ते में, क्योंकि तब ये बच्चा का पता नहीं लगता माँ को, तब तक जो है माहवारी नहीं रुकी होती है दूसरे और तीसरे सप्ताह में। तो उससे पहले भी हमको जो है ये विशेष ध्यान देना है अपने पोषण का। और इसलिए हम कहते हैं कि एक पहले समझाया करते थे कि घड़ा जब पूरा पक जाए तभी बच्चा आए। अब आजकल शायद वो स्लोगन हट गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के टाइम पे हम ये चीज़, जो आरसीएस प्रोग्राम चलता था उसमें बताते थे कि कच्चा घड़ा होता है, अगर माँ की उम्र कम है तो गर्भवती तभी हो जब हमारा परिपक्व हो जाए, इस तरह से समझाते थे। तो अगर माँ स्वस्थ है तो स्वस्थ माँ ही जो है वो गर्भधारण करे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्भधारण के समय भी अगर कोई घर में असंतोष होगा, झगड़ा फसाद होगा, तो उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। तो सेकेंड वीक में ये न्यूरल प्लेट बनती है, उसके बाद फिर न्यूरोएक्टोडर्म बनती है चौथे सप्ताह में, जबकि अक्सर इसी समय डिटेक्शन होता है बच्चे का, कि माँ को जब पता लगता है कि मैं गर्भवती हूँ करके, थर्ड और फोर्थ हफ्ते के बीच में। तो
ये उस समय हमारा ब्रेन विकसित होता है। फिर तो इसलिए इस समय पर विशेष ध्यान फोकस करने के लिए हमारा शांतिकुंज हरिद्वार जो है वो आप लोगों से वो करता है कि जब भी आप फील्ड में जाओगे इस फोटो को जरूर याद रखना। और इसके लिए पूरी गैलरी लगा दी गई है बाहर शांतिकुंज के द्वारा, और जब आप भूल भी जाओगे तो उसको देखना। फिर चौथा 14th सप्ताह, यानी ये हो गया आपका चौथा महीना लगा लीजिए। तो स्वानेंद्री क्रियाशीलें हो जाती हैं, स्वाद की इंद्रियां बच्चा स्वाद भी महसूस करता है, बच्चा पानी भी पीना शुरू करता है। और 16वें सप्ताह में फिर मस्तिष्क की कोशिकाओं का बहुत तेजी से विकास होता है, बहुत तेजी से विकास होता है। तो ऐसे समय पर बच्चा जो है बाहर अगर कोई आवाज आ रही है उसको भी ग्रैस्प करने के लिए रखता है। तो मुझे लगता है कि सुभद्रा को जब अभिमन्यु पेट में रहा होगा तो यही 16वें सप्ताह की बात रही होगी कि उसने जो है सारी बातें सुनी, और जब वो चक्रव्यूह से बाहर आने की बात अर्जुन उनको सुना रहा था तो उनको नींद लग गई ऐसा कहते हैं, और तो वो आगे सुन नहीं पाया और उसका ब्रेन उतना वहीं पे उसका डेवलपमेंट रुक गया या उस तेजी से उसको ग्रैस्प नहीं कर पाया। अगला, अब ये अलग अलग दिखाई गई हैं कि गर्भ में भी बच्चा नींद लेता है। हमारे साथ जो है यहाँ पे डॉक्टर मनोज शर्मा बैठे हुए, ये तो रेडियोलॉजिस्ट हैं और रोज ये कम से कम जो है 20 अल्ट्रासाउंड रोज अभी भी करते हैं। मैंने बहुत कम सीएमओ ऐसे देखे हैं जो अपने कार्यकाल में रहते हुए और जनता की इतनी चिंता करते हैं और खुद अपने रेडियोलॉजी आप तो पौड़ी में भी करते थे जब, और हैं रेडियोलॉजिस्ट, पौड़ी के सीएमओ रहे, वहां भी करते थे, यहाँ भी कर रहे हैं। ये बता सकते हैं इस बात को। इन्होंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो जिसको हम क्विकनिंग कहते हैं ना, बच्चा जो है करीब 16वें सप्ताह में पेट में जो है हाथ पैर मारने लगता है, तो ये वही है। या वो जमाई लेता हुआ, नींद लेता हुआ और कुछ सोच रहा है, देखिए वो गंभीर विषयों पर है ना कि देश का विकास कैसे करूंगा मैं करके भावी। अगला, अब ये देखिए, माँ मेरे मस्तिष्क अभी बढ़ रहा है, मुझे अपना प्यार दीजिए। तो ऐसे समय पर अगर माँ बच्चे की चिंता नहीं करेगी तो इसके माध्यम से बताया कि वो बच्चा कह रहा है कि मुझे अच्छी अच्छी पुस्तकें आप पढ़ो ताकि मैं उसको ले सकूं, अच्छा संगीत सुनो, अच्छी कहानियां सुनाओ। कहानियां गायब हो गई हैं हमारे समाज से। मुझे याद है बचपन में हमारी नानी बहुत अच्छी कहानी हमको सुनाती थी, है ना। मुझे तो याद है कि इनरू मुया की कहानी सुनाती थी, है ना, और इस तरह की और कहानियां भी थी। तो ये कहानियां गायब हो गई हैं। पौष्टिक आहार खाइए कह रहा बच्चा, क्योंकि भूख लग रही होगी उसको, जो माँ खाएगी वो बच्चे को भी मिलेगा। माँ तुम दुखी क्यों हो, खुश रहो, है ना, कि मैं भी जिससे कि दुनिया में जब आऊं तो मैं खुशहाल इंसान बन सकूं। तो ये बच्चा कह रहा है। इसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि बच्चे का जो मस्तिष्क है वो एक प्रौढ़ मस्तिष्क से ज्यादा चीजों को ग्रहण करता है। पेट में ग्रहण करने की क्षमता बच्चे की ज्यादा होती है। भाई बहन और अन्य के अलावा माँ के 5000 शब्द 24 घंटे में सीखता है, इसलिए विभाजित 4-5 घंटे अच्छी बातों का अनावरण एक्सपोजर बहुत जरूरी है। तो इस तरह से बच्चे का आईक्यू बढ़ेगा, या उसका जो, इसको तो आप सब लोग समझते हैं, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। किताबों के माध्यम से देखिए कि ईक्यू क्या है और एसक्यू क्या है ना। और हम बस इतना कहना है कि सोशल और स्पिरिचुअल जो साइंस है हमारा, उसको भी बच्चा ग्रैस्प करने की ताकत रखता है, बशर्ते कि हम बच्चे को वो चीजें समझाएं। शिशु के विकास के लिए आवश्यक बातें क्या हैं? यहाँ पर एक बच्चों ने योग का प्रदर्शन किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, मैंने ताली भी बजाई थी वहां पे। और स्वस्थ दिनचर्या आप अपनाएं। आपके यहाँ तो ऐसा हो रहा होगा मैं मानता हूँ
लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे 9-10 बजे उठना एक आम बात हो गई है, और तो वो नियमित नहीं रह पाते हैं। कुछ हमारी जो लोग जॉब कर रहे हैं, स्पेशली जो आईटी और इसके जॉब करते हैं, मैनेजमेंट में हैं, और अब तो हमने वुमन एम्पावरमेंट तो हुआ, लेकिन मैं तो कहता हूँ महिलाओं का हमने कुछ ज़्यादा ही उनको थोप दिया है, या महिलाएं भी कुछ उसमें बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, तो परिवार के प्रति परिवार कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो रहा है, हमारा जो सोसाइटी है वो नेग्लेक्ट हो रही है। तो इसलिए वो कर नहीं पाते हैं, कोशिश भी करेंगे, लेकिन जॉब ऐसा है कि रात के 12 बजे जॉब खत्म हो रहा है उनका। तो ये हम बताना चाहते हैं कि ये नियमित योगासन, जप, ध्यान, प्राणायाम ये हमें करते रहना चाहिए। अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अपने धर्म पर आधारित पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और कम से कम बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं उनको लिए भी हमें काम करना है, उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं। प्रसन्न, स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण को बनाना, पॉजिटिव माहौल बनाइए घर के अंदर। जैसे आपने इस हॉल में इतना बढ़िया माहौल बनाया था, एक संगीत भी वहां पर लगा था, तो उसी तरह का माहौल एक घर के अंदर रहे, तो जो बच्चे हैं उनका भी एक चहुमुखी विकास उसमें होगा। और भोजन में बताया कि तली भुनी चीजें, मसालेदार चीजों का परहेज करो, संतुलित भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए। हम तो शांति कुंज तो हमेशा इसी बात के लिए कहता है कि आप सात्विक भोजन करिए, कम भोजन करिए, और उतना भोजन करिए जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक है। तामसी भोजन से आप दूर रहिए। शौर्य, साहस, सकारात्मक सोच और मानवीय मूल्यों को विकसित करने वाले साहित्य को पढ़िए। और आचार्य श्री राम शर्मा जी का बहुत सारा साहित्य है, उन्होंने मुझे लगता है 400 या 500 किताबें, 3200 तरह की उन्होंने किताबें लिखी हैं, और छोटी मोटी बहुत सारी किताबें हैं, बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं। लेकिन हम उस लिटरेचर को, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस विद्यालय में भी या इस महाविद्यालय में भी कुछ ऐसी पुस्तकें यहाँ पर बच्चों को उपलब्ध कराई जाए, और समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होते रहें, और मुझे भी मौका मिलेगा आने का। और ये युग निर्माण योजना से संबंधित उनकी किताबें हैं, और मैं उनका पाठक रहा हूँ। जब उन्होंने अखंड ज्योति पुस्तक शुरू से छपती आई है, लेकिन सन 90 के दशक में अखंड ज्योति पुस्तक को मैं लगातार उसको पढ़ता आया हूँ। उससे मानसिक शांति भी आपको मिलेगी, और आपको दिशा निश्चित करने में भी आपको जरूर उसमें आपको कहीं न कहीं जो है उसका सहयोग मिलेगा। तो इसमें बताया गया है कि अब बच्चा पैदा हो गया आपका तो उसके बाद कैसे हम अच्छे भावनात्मक विचार उसको दें, इसके संबंध में बताया गया है कि एक दिन में 2 घंटे कम से कम आराम आपको भी करना है, माँ को भी करना है, और ईर्ष्या, द्वेष, इससे आपको दूर रहना है, सेवा भावना रखनी है। और आप लोगों को तो सेवा ही सबसे बड़ी चीज है, जितना हमारा नर्सिंग स्टाफ है, और वो सेवा का भाव आपके मन में होगा, तभी आप एक सफल एएनएम के रूप में, सफल नर्स के रूप में आप काम कर पाओगे। मुझे यहाँ मौका मिला जो है, एक बार आपका कैंडल क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लैंप लाइटिंग में मैं आया था। तब मैं सीएमएस था जिला अस्पताल रुद्रपुर में, तब यहाँ आया था। तो आप तो यही एक तरह से अपने मन में भाव लेके सेवा का, और नाइटिंगेल दिवस पर वो के रूप में आपको जाना जाता है। फिर समय पर चिकित्सकीय परीक्षण की सलाह देनी है। प्रथम माह में और 3 माह में गर्भधारण के तुरंत बाद जो है, अगर हो सके तो अर्ली रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपका ब्लड प्रेशर नपेगा, हीमोग्लोबिन नपेगा, आयरन की कमी तो नहीं है वो पता लगेगा, तो वो देना है। प्रसव प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा कराएं, ये जिसको हम आजकल ना हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जिसे कहते हैं, तो इसके लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे याद है कि जब उत्तराखंड राज्य बना था, हमारे प्रदेश में जो मैटरनल मोर्टेलिटी की दर थी बहुत ज़्यादा थी,
और जो खून की कमी की वजह से और पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से बहुत सारी गर्भवती महिलाओं की डेथ हो जाती थी। और मैंने तो ऐसे ऐसे समय में गर्भवती महिलाओं को ब्लड चढ़ाया है, किसी दिन फिर आएंगे तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। और कैटास्ट्रॉफी जो होती है उस समय बहुत ही कम मिलता है माँ को बचाने के लिए। और अगर मैंने तो 5 मिनट के अंदर भी एक रानी नाम की पेशेंट थी रुद्रपुर में, और बिल्कुल गैस्पिंग कंडीशन में आई थी वो पोस्टमार्टम हेमरेज में, तो उसको उसके हस्बैंड का बाय द वे ब्लड मिल गया। और मैंने पंतनगर की पेशेंट थी, वो एम्बुलेंस में ही उसका ब्लड निकाल के और उसको चढ़ाया, और मिसेज उप्रेती से कहा कि आप इसको जो प्रोडक्ट रह गए उसको बाहर करके, और विद इन 5 मिनट्स हमने उसको ब्लड भी चढ़ा दिया और उसकी डीएनसी भी कर दी और बच गई वो। उसके बाद फिर दोबारा गर्भवती हुई हो, तब मैं यहाँ नहीं था, तब बरेली में था, तो बाद में मिलने आई थी कि आपने मेरी जान बचाई करके। तो इस तरह का भी होता है। तो इसलिए खून की कमी ही ना हो और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम समय पर पहचान सकें। आज तो प्रदेश में हमारे, कल में पढ़ रहा था कि हेली एम्बुलेंस से टेहरी के किसी रिमोट गांव से जो है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में गर्भवती महिला को लाया गया, जो क्योंकि उसको खून की कमी थी और उसको वहाँ आके उसको उसका जीवन बचाया गया। तो बहुत सारे प्रयास हम कर रहे हैं। तो लगातार संवाद होना जरूरी है, ये इसमें सेशन दिखाए गए हैं। शिशु के विकास के लिए आवश्यक बातें क्या हैं ये भी इसमें बताया है कि पति के क्या कर्तव्य हैं, और क्योंकि बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों बहुत जरूरी होते हैं उसके विकास के लिए। और परस्पर द्वेष बैर भुलाकर, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ ना माँ बाप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसका शिकार बच्चा बन रहा है। तो वो परस्पर आप शालीनता का वातावरण बनाए और आपसी कॉन्फ्लिक्ट को भूल जाए। इसके अलावा बताया गया कि यहाँ जैसे वो रावत परिवार में था कि नशा का सेवन था, कुसंस्कार थे, उनकी छाया नहीं पड़ने दे अपने बच्चे पे। और नहीं तो बच्चा कल के दिन आप कहोगे अरे यार हमारे ही जैसा बच्चा अगर बन गया तो फिर आप देख रहे थे ना, वो कहते तुम भी तो जिम्मेवार थे उसके लिए करके। बहुत अच्छी कहानी आपने वहां पर सुनाई है। स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाए रखें, घर में क्रोध का माहौल न बनाए। तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। माता का क्या आहार हो, ये पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये एक वो दिखाया गया कि लगातार चिकित्सकों के मध्य भी, जैसे कि हमारे सीएमओ कार्यालय में हर महीने बैठक होती है, डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं, लेडी डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं, समझाते हैं। तो काम यह है कि अब जो सीएमओ के यहाँ से जो हमारे पीएचसी के इंचार्ज हैं वो जो सीखते आते हैं, पता नहीं अपने यहाँ डिलीवर करते हैं नहीं करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो करना चाहिए चिकित्सकों के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, नर्सेज के साथ। और यहाँ तक कि हमारा जो वार्ड बॉय भी होता है ना, वो भी टेक्निकल आदमी होता है। और मैं नैनीताल में सीएमओ था, तो एक बार ये हुआ कि साहब ये वार्ड बॉयों के पद खत्म कर दिए जाते हैं और अभी भी समाप्त हैं, वो डाइंग कैडर हो गया। लेकिन मैंने तब आवाज उठाई थी कि ये तो टेक्निकल लोग होते हैं, वार्ड बॉय भी हमारा टेक्निकल है, वो इतना सीख चुका होता है कि वो डिलीवरी कराने का काम हमारी ये लोग कर देते हैं। अगर डॉक्टर को आने में दिक्कत देर हो गई तो वो भी करते हैं। हमने विभाग में कुछ कमियां रही, जैसे हमने जो गांव में हमारी दाइयां होती थी उसको खत्म कर दिया और अब वो गांव में क्योंकि प्रशिक्षित दाइयां नहीं है, मुझे याद है मैंने अपनी कलम से उन दाइयों की पे रिलीज करी है, लेकिन आज शायद दाइयां अब है नहीं गांव में। तो वो ये संवाद बहुत जरूरी है। और नीचे से सी टाइप है ना सर, हाँ मेरे बैग में होगा शायद, नहीं